राम राम भाई सारे ने। आज है हमारा पार्ट नंबर 7 किसका, रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम फंक्शन के PYQs पढ़ेंगे। अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो ऐसे हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पे आप मुझे कोई भी डाउट, कोई भी चीज़, PDF वगैरह, नोट्स, कुछ भी चाहिए आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी हमारा इंस्टाग्राम लिंक भी है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई अगर इमेज सोल्यूशन चाहिए होता है, आप चाहते हो कि सर मुझे कोई नहीं आ रहा, मुझे आप फोटो खींच के बोल रहा हूँ, मतलब खुद सॉल्व करके भेज दो, तो आपको मुझे वो इंस्टाग्राम पे भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे आपको वो भेज नहीं सकता, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन है टेलीग्राम की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम PYQ वाला पार्ट और खत्म करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन को। अब PYQ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट, छोटा सा 1-2 मिनट का एक कंसेप्ट है छोटा सा, वो आपको बता दूं, फिर मैं PYQ स्टार्ट करता हूं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुझे घुसना नहीं है। 12th वाले में इतना आपको पूछा नहीं जाता है, इतना ज़्यादा नहीं जाना है। देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको ऐसा बताया था, मैंने मतलब 3 से 4-5 आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी इसकी, कि मल्टीप्लिकेशन करना हो, एडिशन करना हो। जैसे मैंने बोला था कि f प्लस जी ऑफ एक्स अगर आपको दिया हुआ है तो आपको क्या लिखना होता है, ये f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होता है। फिर f इंटू जी ऑफ एक्स मैंने बोला था ऐसा हो तो आपको क्या करना होता है, f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, इस तरह से करना होता है। सिमिलरली अब हमारे पास एक और चीज़ आती है, कई बार आपको दिया होता है ऐसे FOG और बाद में आपको यहाँ पे x दे दिया होता है या फिर कुछ और दे दिया होता है। इसका मतलब होता है ये f ऑफ x, आप ऐसे बोल सकते हो इसको। ठीक है, या फिर ये जो O है ना बीच में, ये मल्टीप्लिकेशन की तरह आप ले सकते हो। इसका मतलब आपको क्या करना होता है इस केस में, पहले आपको f बाहर लिखना है और अंदर क्या लिखना है, g ऑफ x। ठीक है, f बाहर लिखना है और अंदर क्या लिखना है, g ऑफ x। अब मैं एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। पहले तो एग्जाम्पल ले लो, मान लो मेरे पास ये एग्जाम्पल है x प्लस 4। क्या एग्जाम्पल है मेरे पास, x प्लस 4, ये है मेरे पास g ऑफ x। ठीक है, और f ऑफ x मेरे पास है 2x प्लस 3, ऐसा कुछ करके मेरे पास f ऑफ x है। और मुझे पूछा गया है क्या, f ऑफ g ऑफ x, ऐसा मुझे पूछा गया। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, f तो मैं बाहर रखूंगा, पहले मैं लिखूंगा g ऑफ x। ठीक है, तो f बाहर वैसा का वैसा ही रहेगा, अंदर g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 4, ये आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास जो x है ना उसकी जगह, क्योंकि अब फंक्शन कौन सा अप्लाई हो रहा है, f वाला। पहले कौन सा अप्लाई हो रहा था, g वाला, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, g वाले की जो भी वैल्यू थी। अब फंक्शन कौन सा अप्लाई होगा, f वाला, लेकिन किस पे होगा अप्लाई, सिर्फ और सिर्फ x पे। इसका मतलब x की जगह अब मैं क्या रखूंगा, जो भी f ऑफ x की टर्म होगी पूरी की पूरी, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2x प्लस 3। बाकी जो मेरा बचा वो तो मैं ऑलरेडी लिखूंगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 7, इस तरीके से बन जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास, एक सेकेंड को जरा थोड़ा पेन चेंज कर लूं। मान लो मेरे पास दिया है एक फंक्शन f, कोई किसके बराबर दिया है, f इक्वल्स टू, या फिर y इक्वल्स टू, मैं बोलता हूं y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, क्योंकि y आपको पता है क्या होता है, f ऑफ x ही तो होता है। y किसके बराबर दिया है, 2x प्लस 1 के बराबर। मुझे पूछा है f ऑफ x, या तो ऐसे लिखा हो सकता है, अगर x ना भी लिखा हो f आपको लिखा हो सकता है। ऐसे ना लिखा होगा तो आपको f इंटू एफ भी कई बार लिखा होगा। तो जिस भी तरीके से लिखा होगा आपको, मतलब इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है एक किस्म से। तो आप क्या करोगे, पहले एक f बाहर रखोगे, इंटू क्या दिया है आपको, f ऑफ x, तो आप पहले क्या लिखोगे, 2x प्लस 1 लिखोगे। इतना लिखने के बाद दोबारा इसके बाहर क्या है, f है। अब जहां जहां x है उसकी जगह f ऑफ x की वैल्यू दोबारा लिखोगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखोगे, 2x प्लस 1, और प्लस 1 इसका जो था वो, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 4x प्लस 2 प्लस 1, मतलब ये बन जाएगा 4x प्लस 3। ये इस हिसाब से बनेगा। आशा करता हूं आपको समझ जो है वो आया होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट था तो मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो और क्वेश्चन ले सकता हूँ आपके सामने। जैसे मान लो f ऑफ x जो है मेरे पास क्या है, x प्लस 7। सिमिलरली मेरे पास g ऑफ x जो है वो है x माइनस 7। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। और मुझे पूछा गया है फाइंड FOG ऑफ 7। मतलब पहले मुझे क्या लिखना है, f तो बाहर लिखना है, पहले मुझे लिखना है g ऑफ 7। ठीक है, क्या लिखना है, g ऑफ 7, मतलब g ऑफ x ही, एक सेकेंड रुको जरा, g ऑफ x है ये। ठीक है, तो पहले मुझे क्या लिखना है, g ऑफ x लिखना है। तो f को बाहर रखूंगा, g ऑफ x की वैल्यू है x माइनस 7, तो ये लिखूंगा। अब जहां जहां x है उसमें कौन सा फंक्शन अप्लाई हो रहा है, f वाला, तो f की जो भी वैल्यू है वो मैं x की जगह रखूंगा। तो x की जगह क्या रखूंगा, x प्लस 7, इसका माइनस 7, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये कट के क्या बन जाएगा, ये मेरे पास x बन जाएगा। अब मुझे जो भी पूछा होगा ना, अगर मुझे पूछा होगा f ऑफ g ऑफ 7, तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा, 7, तो लास्ट में मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आशा करता हूं अब आपको समझ आ गया होगा ये वाला कंसेप्ट। तो मैं अगले MCQs पे अपने या PYQs पे अपने बढ़ता हूं।
अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में जितना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत है नहीं आपको, जितना ज़्यादा घुसोगे उतना अपना दिमाग खराब करोगे। क्वेश्चन आपको मैक्सिमम इसी में से निकल जाएगा, डोमेन रेंज में से निकल जाएगा, फंक्शन 1 1 है कि फंक्शन ऑन टू है इसी में से निकल जाएगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला जो मैंने बोला FOG या GOF या F+G(x), इस तरह के क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। मैं गारंटी देके कह सकता हूं कि अगर आपने ये तरीके सही से समझे हैं तो आप कहीं ना कहीं अगर कुछ और भी आ गया आपको, ऑल्दो इसमें अभी फंक्शन का इन्वर्स करके कंसेप्ट आता है, अभी ऐसा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, लेकिन उतना हमको पढ़ना नहीं है वो चीज़। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए काफ़ी है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो कहीं कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता है तो आप लोग एलिमिनेशन से उसको करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। मुझे क्या करना है, फाइंड डोमेन एंड रेंज। मुझे फंक्शन दिया है मॉड ऑफ, ये दिया है मॉड ऑफ x दिया है, लेकिन बाहर क्या है मेरे पास माइनस। मुझे डोमेन एंड रेंज, अब डोमेन आपको पता है ये f(x) क्या होता है, y ही तो होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ x। अब मुझे ये बताओ क्या मैं x की वैल्यू जो है वो 0 रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। कोई मेरे पास रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है सर जी। क्या मैं माइनस वैल्यू रख सकता हूँ x की? बिल्कुल रख सकता हूँ। कोई मेरे पास रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है। क्या मैं पॉजिटिव वैल्यू रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। मेरे पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब x के लिए मैं x लेस देन 0 वैल्यूज भी रख सकता हूँ, x इक्वल्स टू 0 भी रख सकता हूँ, x ग्रेटर देन 0 भी वैल्यूज रख सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, अगर वो मेरी मर्जी है इसका मतलब x की अगर मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूं तो x जो है उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर्स में से। x क्या होता है मेरा पहला वाला सेट, पहले वाले सेट के जो एलिमेंट है, इसका मतलब इसकी डोमेन क्या आएगी? डोमेन आएगी इसकी रियल नंबर्स। डोमेन क्या आएगी? सारे के सारे रियल नंबर्स। लेकिन जैसे ही मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। जैसे ही मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? पॉजिटिव। लेकिन बाहर एक क्या है? नेगेटिव, तो y की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। जैसे ही मैं इसमें x में नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू आनी क्या चाहिए थी? पॉजिटिव। लेकिन बाहर एक क्या है? नेगेटिव, तो वैल्यू फिर से क्या आएगी? नेगेटिव। तो मतलब y की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकती। यहां से आपने ये चीज सीखी, पता चला आपको क्यों मैंने ऐसा बोला? y की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक माइनस जो है वो बाहर लग चुका है। अगर ये माइनस नहीं लगा होता तो कुछ भी वैल्यू होती x की हमेशा कैसी वैल्यू आती? पॉजिटिव ही आती, कभी भी नेगेटिव की तरफ ये नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे ये हमेशा किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। इसका मतलब कहाँ से इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -∞। और मैक्सिमम कहाँ तक जा पा रहा है? 0 तक जा पा रहा है। क्योंकि 0 से आगे मैं कोई भी वैल्यू रखता हूं, मान लो मैंने 1 वैल्यू रखी तो आंसर क्या आएगा? 1। लेकिन बाहर क्या है? माइनस, तो क्या आ जाएगा? -1। तो माइनस की तरफ बढ़ता जाएगा, 0 से आगे नहीं जा पाएगा। तो 0 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। माइनस मैं कभी भी इंक्लूड नहीं करता, 0 मेरा यहां पे इंक्लूडेड होगा। क्यों? क्योंकि 0 मेरे पास वैल्यू आ रही है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। ये कंसेप्ट अगर आप समझोगे, कंसेप्ट वाइज समझोगे तो आप आराम से कर लोगे। वैसे आपको पता है कि अगर मैं मॉड ऑफ x की बात करूं, कौन सा फंक्शन होता है बताओ जरा मुझे? ये सिग्नम फंक्शन होता है कि मॉड फंक्शन होता है कि कौन सा फंक्शन होता है बताओ? अब मॉड फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसकी वैल्यू होती है -x जब x लेस देन 0 होता है। लेकिन इन कमबख्तों ने क्या किया है? बाहर एक क्या लगा दिया हुआ है? माइनस लगा दिया हुआ है। जब माइनस लगा दिया है तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बाहर हमेशा क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। तो वैल्यू मेरी हमेशा क्या आने वाली है? नेगेटिव आने वाली है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। समझ आया तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाएगा, बट ये मैं कराऊंगा नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन बता देता हूं कि T ऑफ C मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस आपको दे दिया हुआ है 9C डिवाइडेड बाय 5 + 32। कई बार आपको जो है वो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ T ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, T ऑफ 28 की वैल्यू क्या है, T ऑफ -10 की वैल्यू क्या है। इस तरीके की आपको वैल्यू पूछ ली जाएगी। जब कराऊंगा नहीं आपको। T ऑफ 0 पूछा है मतलब C की जरा आपको C की जगह क्या पुट करना है? 0। 28 पूछा है तो C की जगह क्या पुट करना है? 28। -10 पूछा है तो C की जगह क्या पुट करना है? -10। इस तरीके से आपके जो भी आंसर आएगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। समझ आ रहा है? हाँ या ना कुछ बोल दो। सर कैसे बोलेंगे तो मुझे कमेंट करके तो बता दो ना एटलीस्ट, हाँ या ना, कि कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे पास है। अगला क्वेश्चन रुको जरा। हाँ मेरे पास क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल्स टू 2 - 3x, x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो बताओ भैया इसकी रेंज क्या होगी? क्या पूछा गया है? बताओ इसकी रेंज क्या होगी। तो मुझे क्या करना है? वैसे मैं इसको क्वेश्चन ये करवा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। मुझे क्या करना होता है? ऐसे लिख सकता हूं मैं, इस तरह से कर सकता हूं, मेरी मर्जी है। इस तरह से नहीं भी करना तो मैं ये देख रहा हूं कि x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है। तो जब भी मैं x की वैल्यू यहां पे 0 से बड़ी रखता हूं,
ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेशन आ गई कि x की वैल्यू मेरे पास हमेशा क्या है, 0 से बड़ी। तो अगर मुझे यहाँ पे डोमेन पूछी जाएगी ना, यहाँ पे अगर मुझे डोमेन पूछी जाएगी तो मैं क्या बोलूंगा, x से बड़ी होगी वो। रियल नंबर्स मतलब x से कौन से होंगे, बड़े होंगे, तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ वहाँ पे, मतलब 0 नहीं होंगे, 0 नहीं होगा तो मैं नेचुरल नंबर्स भी उसको लिख सकता हूँ। बट जब रेंज की बारी आई है, मुझे रेंज पूछी गई है, तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब x में अगर 1 पुट करके देखूँ, जैसे ही मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 2 - 3 जो कि आ गया -1। तो अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 2 - 3 × 2 6 कितना आ गया, -4। तो ये मैं देख ये रहा हूं, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता जा रहा हूं, जब मैं 1 पुट कर रहा हूं, जब मैं 2 पुट कर रहा हूं, वैसे वैसे y की वैल्यू जो है वो मेरी माइनस की तरफ चलती जा रही है। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू मेरी होगी वो कहां जाएगी, -∞ तक जाएगी। सॉरी, मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकती, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि माइनस है ना, माइनस की तरफ जा रही है, तो मिनिमम वैल्यू मेरी क्या होगी, -∞ होगी, और ये कभी इंक्लूड नहीं होगा। अब मेरे पास बात आती है कि मैक्सिमम वैल्यू मेरी कहां तक जाएगी। तो यहां से ध्यान से देखो, अगर x मेरा 0 हो जाए, x क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो मेरी वैल्यू कहां तक जाती है, 2 तक जाती है। इसका मतलब कि x 0 हो तो वैल्यू 2 तक जाएगी, इससे बड़ा, इससे छोटी वैल्यू तो जा ही नहीं, इससे बड़ी वैल्यू तो और जा ही नहीं सकती। लेकिन x 0 है ही नहीं, x क्या है, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा मैं क्या ऐसा ले सकता हूं, 0.1। जब मैं 0.1 लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 - 3 × 0.1 मतलब 2 - 0.3 मतलब 1.7 आ जाएगा। इसका मतलब y मेरा 1.7 तक जा सकता है। अगर मैं इससे x से 0 से बड़ा लूं, 0.01 भी तो 0 से बड़ा है, जब मैं 0.01 लूंगा तो ये आ जाएगा 1.97। लेकिन कभी भी ये 2 को टच नहीं करेगा y। क्यों, क्योंकि 2 को टच वो तभी करेगा जब x क्या होगा, 0। x 0 होगा तो y क्या होगा, 2। लेकिन x 0 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब y कभी भी 2 को टच नहीं कर सकता। यहां पर लिख देता हूं 2 को टच नहीं करेगा, क्योंकि 2 को टच करना उसको पसंद नहीं है कि उसको कोई टच करे, तो 2 को टच कर ये नहीं कर सकता। जब 2 को टच नहीं कर सकता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 तक तो जाएगी, लेकिन टच नहीं करेगी। तो ऐसी ब्रैकेट आएगी। अब आप ऐसा नहीं लिख सकते, आपको कुछ बच्चा यहां पे बोलेगा सर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, अगर 2 को टच ही नहीं कर रहा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 को लिख के ऐसे यहां पे टच करा दूं इसको। लेकिन ऐसा भी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 1 से ज्यादा भी तो वैल्यू जा रही है, 1 से ज्यादा जा रही है ना, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते। आप ऐसा ही लिख सकते हो कि 2 लिख रहा हूं लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब जो भी मिनिमम वैल्यू होगी 2 से थोड़ी भी छोटी होगी, चाहे वो 1.999 है, 2 से छोटी है, वहां तक भी x जा सकता है, y जा सकता है। समझ आई आपको। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी रेंज। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन आपको वैसे क्लास में भी करा चुका हूं, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्या है, साथ साथ में वो भी तो चलना चाहिए। f(x) = x² + 2। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ ये है कि x जो है इज अ रियल नंबर। क्या है, x जो है वो रियल नंबर। तो बताओ इसकी रेंज जो है वो क्या होगी, कमेंट करके मुझे आंसर बता सकते हो। अब देखो, कई बार क्या होता है कि ये वीडियो मैंने डाली होती है, मान लो 10 से 15 20 दिन बाद या महीना हो गया। कई बार बच्चा लेट देखता है, कोई बच्चा अगर लेट आया, वो लेट देखता है, अब वो आंसर देगा। अब मुझे महीने बाद याद थोड़ी ना होगा कि मैंने इस वीडियो में क्या चीज़ बोली थी, और बच्चे को कहीं यहाँ पे डाउट होता है अगर, तो वो क्या कर सकता है, वो टेलीग्राम लिंक जो है, ठीक है, टेलीग्राम लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाके मुझे मैसेज कर सकता है। अगर कोई डाउट होता है कि सर ये वीडियो थी, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकता है, यहाँ पे मुझे इस चीज़ में डाउट है, तो मैं उसका डाउट जो है वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। क्योंकि मुझे फिर अगर आप ऐसा बोलोगे सर यहाँ पे ये चीज़ का डाउट था वीडियो में, तो मुझे वो पूरी वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी फिर से। तो इससे अच्छा ये है कि आप टेलीग्राम में जाके मुझे पूछ लो, क्योंकि पुरानी वीडियोज़ होती है, मैं भी भूल जाता हूँ कि मैंने क्या करवाया था उस समय। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो जरा एक क्वेश्चन आपको और दिया जाए। क्वेश्चन है मेरे पास, g(x) = x² when x is greater than equals to 0 and less than equals to 2। और इस फंक्शन की वैल्यू है 3x जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है और लेस देन इक्वल्स टू 10 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ये पकड़, अब मैं पहले तो ये देखो क्वेश्चन क्या था, शो दैट, या फिर बताओ शो दैट g इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, मुझे ये बताना है कि जी फंक्शन नहीं है। आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो किस तरीके से पूछा जाएगा, ये फंक्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा क्या ये फंक्शन है या नहीं है। मतलब ये फंक्शन देके नीचे मैच द फॉलोइंग में एक ऑप्शन ऐसा होगा, एफ इज या फिर जी इज नॉट अ फंक्शन, इस तरीके से दिया जाएगा और आपको मैच करना होगा इसमें। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन आपको ढूंढना है फंक्शन है या नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके पास एक तो दो तरीके होते हैं, एक तो ग्राफ बनाना, प्लॉट करो, एक ग्राफ प्लॉट करो। क्योंकि आपको स्टार्ट में मैंने क्या बोला था कि मेरे मान लो कि ये मेरे पास एक ये ग्राफ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास ये ग्राफ है और ये कुछ इस तरीके से है,
तो जब भी मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ वाई एक्सिस के, तो अगर वो दो जगह पे उसको कट कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो या तो आप ग्राफ प्लॉट करके भी चेक कर सकते हो, बट इतना कौन धंधा करेगा वहाँ पे, इतना दिमाग किसके पास है उस समय की ग्राफ बनाना शुरू करे और ये करे, इतना मकसद हमारा नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहाँ मैं ये देख पा रहा हूँ कि ऊपर वाली में भी, इस कंडीशन में भी मेरे पास 2 इंक्लूडेड है और इस कंडीशन में भी मेरे पास 2 इंक्लूडेड है। तो मेरा दिमाग यहाँ पे ये चलना चाहिए कि अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ, क्या अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो g ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आने वाली है 4, लेकिन g ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे कितने आने वाली है 6। इसका मतलब x की वैल्यू 2 रखने पे g ऑफ x मतलब y ही तो है, ये क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या फिर y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो y की x की वैल्यू 2 रखने पे y 4 भी आ रहा है, x की वैल्यू 2 रखने पे y 6 भी आ रहा है। तो बताओ जरा ये फंक्शन होगा कि नहीं। अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं तो ये बन रहा है 2 4 और फिर 2 और 6। सर आपने पहली क्लास में बोला था, हमें धुंधला धुंधला याद है कि इन अ फंक्शन नो 2 एलिमेंट्स ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम इमेजेस, या फिर मतलब इस तरीके से कि ऑर्डर्ड पेयर में कोई भी पहले 2 एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। अगर वो ऐसे सेम हुए तो वो फंक्शन नहीं है। या फिर ऐसा कि इसकी इमेज 4 भी बन रही है, इसकी इमेज 6 भी बन रही है, इसकी इमेज जो है वो यूनिक बननी चाहिए, इमेज यूनिक नहीं बन रही तो ये फंक्शन नहीं है। तो जी इज नॉट ए फंक्शन। आपको पता कैसे चला, आपने 2 ही क्यों चूज किया? मुझे यहां से ही पता चल गया कि 2 जो है वो इसमें भी इंक्लूड हो रहा है, 2 जो है वो इसमें भी इंक्लूड हो रहा है। सिमिलरली आप 3 पे चेक कर सकते थे क्या? 3 पे चेक नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक ही है, और इसकी वैल्यू जो है वो 2 से बढ़िया आप 1 भी तो नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि 1 लेते तो वो इसी के लिए सेटिस्फाई करता सिर्फ, क्योंकि 1 तो इसमें आ ही नहीं रहा। तो आपको एक ऐसी वैल्यू चूज करनी थी जो दोनों में आती। आशा करता हूं अब तो आपको समझ आया होगा। नहीं आया है तो आपके पास, मैंने पहले ही बता दिया, टेलीग्राम आपके पास है, इंस्टाग्राम आपके पास है, कहीं पे भी रात में, दिन में, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब भी आप चाहो डाउट मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन क्रिएट करे, मेरा मकसद है आपको बताना। क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर, और मुझे बोला गया है वैल्यू किसके निकालनी है, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, ये मुझे वैल्यू निकालनी है। अब नीचे तो मुझे पता है 1.1 में से सीधा 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 0.1 आएगा, तो इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं 0.1 डायरेक्टली लिख सकता हूं। लेकिन ऊपर मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन मेरे पास है क्या है, एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह वो क्या चाह रहा है, मुझे क्या पुट करना है, 1.1। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 1.1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अब इसमें फंक्शन अप्लाई हो जा रहा है ना, ये सिंपल 1.1 तो नहीं है। अगर ये सिंपल 1.1 होता तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली क्या लिखता, 1.1, लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे फंक्शन है साथ में, तो जो भी फंक्शन की वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस, अब यहां पे क्या है, फंक्शन अप्लाई हो रहा है किस पे, 1 पे, फंक्शन है क्या, एक्स स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, तो 1.1 का स्क्वायर 1.21 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये आ जाएगा 0.21 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये आ जाएगा आपका 2.1 आंसर। आशा करता हूं समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं चलूं, देखो डोमेन निकालना ना बहुत आसान है। कभी भी डोमेन निकालने वाला क्वेश्चन हो ना तो मतलब आप तो खुश ही हो जाना कि डोमेन निकालना बहुत आसान है, लेकिन वो क्वेश्चन डोमेन का आपको देंगे नहीं। क्वेश्चन चाहे जितना भी मुश्किल होगा, जैसे मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, आप तो डर जाओगे ये क्वेश्चन देख के, सर मैं क्या करूँ सर, 2 इक्वेशन आगे मेरे से नहीं होता सर, मैंने नहीं करना तो पड़ेगा बेटा। अब डोमेन दिया, जब भी डोमेन दिया है मतलब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको डिनोमिनेटर को देखना है, डोमेन में क्या है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे ही डिनोमिनेटर 0 हुआ तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा ना बेटा। जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो हम लोग पागल हैं क्या, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं इतनी देर से, तो इसका मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो x कभी भी 6 नहीं हो सकता, x कभी भी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी 2 और 6 दो वैल्यूज आएंगी, तो x कभी भी 2 नहीं हो सकता, x कभी भी 6 नहीं हो सकता। इसका मतलब इसकी डोमेन सारे के सारे रियल नंबर्स में से 2 और 6 जो है वो निकाल दो, ये इसकी बन जाएगी डोमेन। हाँ, रेंज निकालने में आपकी हालत जो है वो खराब होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चंस में वो रेंज निकालना बोलेंगे, लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में निकालना सिखा दी थी कि आपको क्या करना है, इसको y के इक्वल करना है और वहां से फिर x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, वहां से जो उस फंक्शन की डोमेन आएगी वो इस फंक्शन की रेंज होगी। मैं बता चुका हूं आपको, आप पिछला लेक्चर देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा तो। आशा करता हूं ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो दोबारा अगर मैं डोमेन पे एक और क्वेश्चन आपको दे दूं तो मैंने दिया सॉरी, समझ आ रहा है ना आपको, समझ आ रहा है तो हाँ ना कुछ हेलो हाय कुछ कर दिया करो। x-1 ये क्वेश्चन है, मुझे बोला गया कि इसकी डोमेन निकालो।
अब देखो ये क्या होना चाहिए, अब रूट के अंदर है ये नंबर, अब रूट के अंदर है नंबर तो इसका मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव क्या आ जाता है हमारे पास, इमेजिनरी आ जाता है, आयोटा आ जाता है, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है रियल नंबर से। हमको किससे लेना देना है, रियल नंबर से लेना है। इसका मतलब हमारा मकसद इससे नहीं है। इसका मतलब ये जो अंदर नंबर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है, सारे के सारे रियल नंबर, सॉरी डोमेन क्या है इसकी, 1 से लेके बढ़ता ही तो जा रहा है ना। मतलब x की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैं क्या क्या रख सकता हूँ, x में मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, सो ऑन टू इन्फिनिटी तक रख सकता हूँ। इसका मतलब x की वैल्यू, मतलब डोमेन इसमें क्या आएगी, 1 से लेके, यहाँ लिख देता हूँ, इसकी अगर मैं डोमेन पूछूं तो क्या आएगी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। लेकिन 1 क्या है, इंक्लूडेड, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा हुआ है। लेकिन इसके साथ क्या आएगा, ये समझ आया आपको, आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब डोमेन तो आ गई बेटा, अब निकालने की बारी है रेंज। अब रेंज निकालने के लिए मैंने क्या बोला आपको, एफ ऑफ एक्स को क्या लिखना है आपको, वाई, तो y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। अब आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। अभी क्या दिया है आपको, y इन टर्म्स ऑफ x, आपको इसको उल्टा करना है। तो रूट को जब मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1। यहाँ से ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, वाई स्क्वायर प्लस 1। मतलब आपको क्या कर दिया, अपने फंक्शन को उल्टा कर दिया। आपको दिया था y इन टर्म्स ऑफ x, आपने निकाल क्या दिया, x इन टर्म्स ऑफ y। अब ये जो आपने उल्टा फंक्शन निकाला, इसकी जो डोमेन होगी ना, ठीक है, ये जो उल्टा फंक्शन है, क्या बोलूंगा इसको मैं, उल्टा फंक्शन की जो डोमेन है वही सीधे फंक्शन की रेंज होगी, वही सीधे फंक्शन की रेंज होगी। अब मुझे बताओ, उल्टे फंक्शन की डोमेन तो मेरे पास आ गई, अब सॉरी उल्टे फंक्शन तो मेरे पास आ गया, इसकी डोमेन निकालनी है। तो क्या मैं y को 0 पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं। जैसे ही मैं y को 0 पुट करता हूं, x कितना आता है 1, तो x की वैल्यू 1 तो आ सकती है ना, जो कि मुझे पता है। इसका मतलब y जो है वो 0 तक हो सकता है। इससे पीछे मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो y कभी भी, आपको पता है कि नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। y की जब मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा, लेकिन ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होता जाएगा। इसका मतलब और ये पीछे नहीं जाएगा, इससे पीछे ये वैल्यू, x की वैल्यू इससे पीछे नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि y की मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा, y का स्क्वायर है तो ये हमेशा क्या जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन 0 जा सकती है तो 0 इंक्लूडेड है, उससे आगे ये वैल्यू जा सकती है, तो ये क्या आ जाएगी मेरी, इस फंक्शन की डोमेन। और जो इस फंक्शन की डोमेन है वही तो मेन फंक्शन की रेंज होगी। तो रेंज क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी के साथ ये वाला ब्रैकेट। समझ आया क्या, भेजे में घुसा क्या, घुस गया होगा, आशा करता हूं समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। चलो ज़रा एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको कराया जाए ताकि आपको पता चले ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइन है। और फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एन बोला है मुझे किसके बराबर है, ये है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जब n होगा ऑड, और ये है n डिवाइडेड बाई 2 जब n होगा इवन। बताओ, पूछा गया है मुझे कि f जो है वो 1 1 है कि नहीं है, इज फंक्शन 1 1 और नॉट। ठीक है, कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, इतना आपको चेक करना है। अब फंक्शन 1 1 चेक करने के लिए है किसी को याद, है किसी के पास हिम्मत कि मुझे बता दे कि 1 1 क्या होता है। ऐसे दो फंक्शन होते थे मेरे पास, मैंने आपको क्या बोला था, ये अगर a है ये अगर b है, तो मैंने बोला था 1 1 के लिए नो टू एलिमेंट्स इन a will have same image in b। ठीक है, नो टू एलिमेंट्स इन a will have same image in b। तो मतलब मुझे a में से कोई 2 एलिमेंट उठाने पड़ेंगे और मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या इस एलिमेंट की दोनों की अगर कहीं b में सेम इमेज बन पा रही है तो वो 1 1 नहीं होगा, वो मैनी टू 1 हो जाएगा, लेकिन 1 1 नहीं होगा। तो मैं उठा लेता हूं। अब सबसे छोटा नंबर मुझे पता है कि ऑड क्या होता है, 1। तो अगर मैंने 1 उठा लिया, जब मैंने 1 उठाया तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितनी वैल्यू आ गई, 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1। इसका मतलब जब मैंने n क्या रखा 1, मतलब इसमें से अगर मैंने 1 उठा लिया तो इसकी इमेज कहाँ बनी, 1 पे बनी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर।
n इवन है जब, तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो मैं छोटी वैल्यू चूज कर लेता हूँ। सबसे छोटी क्या है, इवन नंबर मेरा 2 है, तो जब मैंने n 2 रखा तो 2 डिवाइडेड 2 भी क्या आया मेरे पास 1। तो इसका मतलब जब मैंने इसमें से 2 चूज किया तब भी मेरे पास इमेज क्या बन रही है, 1 ही बन रही है। सर ये तो मसला हो गया। क्या मसला हो गया बेटा, सर नो टू एलिमेंट्स इन ए विल हैव सेम इमेज इन बी। सर यहाँ पे तो ये फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि ये दो नंबर क्या बोलते हैं, 2 एलिमेंट्स है ए में, लेकिन इनकी सेम इमेज आ गई। सर ये तो मसला हो गया। मसला ये हो गया कि सर ये तो 1 1 नहीं बना, तो 1 1 नहीं बना तो लिख दो ना कि 1 1 है कि नहीं है, नहीं है भैया, सिंपल। तो ये कौन सा फंक्शन बना, ये बना मैनी टू वन फंक्शन। अब अगर क्वेश्चन ये ना पूछ के, अगर ये ना पूछा होता कि 1 1 है या नहीं, आपको पूछा होता क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं, आपको क्या पूछा होता कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। बाइजेक्टिव के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो अगर 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू के लिए चेक ही हमको क्यों करना है। समझ आ रही है बात आपको। तो 1 1 ही नहीं है, इसका मतलब बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। आशा करता हूं समझ आया होगा। सेशन पसंद आ रहा है, अभी तक मैंने एक बार भी नहीं बोला है। सेशन अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे मुझे पता चलेगा आप लोगों का इंटरेस्ट है पढ़ने में। और वीडियो को हाइप कर दिया करो, ताकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर मतलब हमें आप पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो, हमें पता नहीं चल रहा है, अगले लेक्चर कब आएंगे। तो वो लोगों तक वीडियोस कब पहुंचेंगी, जब आप उसको हाइप करोगे, यूट्यूब उसको रिकमेंड करेगा, तो वो लोगों तक पहुंचेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे पता है बहुत पैसे दिए होंगे अपने पेड बैचेस पे, लेकिन मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि सर पेड बैचेस में भी ये मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, मुझे पता है नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो अब तो खुश हो जाओ, ये क्वेश्चन आ गया जो लास्ट ईयर आपको पूछा गया था FAA में, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। अब देखो कैसे जो हमने कंसेप्ट पढ़े, किस तरीके से उन कंसेप्टों से ये मक्खन की तरह क्वेश्चन आपका सॉल्व होता जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन बड़ी है, मुझे लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसको आगे बताता हूँ आपको, रुको। अब देखो, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जब भी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होना, उसको सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है। मतलब ये ढूंढो किसमें डुप्लीकेसी नहीं है। मतलब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डी में 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, इसमें भी डुप्लीकेसी है। सी में 1 जो है वो 2 बार आ रहा है, इसमें भी डुप्लीकेसी है। या तो बी, मतलब बी में 2 1 4 5 कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। ए में भी 1 2 3 4 कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो या तो ए उठा लो या तो बी उठा लो, इन दोनों का आपको एक ही ऑप्शन ढूंढना है, कोई आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं पहले जानबूझ के बी उठा रहा हूं, क्योंकि ए क्यों नहीं उठा रहा मैं वो भी बताऊंगा रीजन। मैं जानबूझ के बी उठा रहा हूं। एक सेकेंड रुको जरा। मैं क्या उठा रहा हूं, बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन जैसे ही मैंने उठाया, बी ऑप्शन क्या था, x² + y² = 25। ये था। मतलब अगर मैं ऐसे देखूं, y² = 25 - x² हुआ, या फिर y जो हुआ वो हुआ √25 - x²। अब देखो x की अगर मैं वैल्यू मान लो 4 रखता हूं, ठीक है, सब ध्यान से सुनना पहले मेरी बात। x की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूं, 4। जब मैं x की वैल्यू 4 रख रहा हूं तो बताओ जरा y की वैल्यू कितनी आएगी। y आएगा 25 - 4 का स्क्वायर मतलब 16। 16 का रूट कितना आएगा, 4। तो अगर मैं x4 रख रहा हूं तो y कितना आएगा, 4 आएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर इफ मैंने x की वैल्यू क्या रखी, 4, तो y की वैल्यू कितनी आई, 4। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू -4 रखता हूं तब भी -4 का स्क्वायर कितना होता है, -4 का स्क्वायर भी तो 16 ही होगा, तब भी 25 - 16 कितना होगा, 9। 9 का रूट कितना होगा, 3। ये मैंने 4 कहां से लिखा, ये 3 आएगा ना, y3 आएगा। तो तब भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हो, ये मेरे पास एक सेट था, चाहे मैं 3 रख रहा हूं, चाहे मैं 4 रख रहा हूं x को, चाहे मैं -4 रख रहा हूं, इमेज कहां बन रही है, सिर्फ 3 के साथ। तो एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स एक इमेजेस, क्या ये फंक्शन होगा, बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा। ये यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ये 1 1 नहीं है। क्या बोल सकता हूं कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, लेकिन फंक्शन तो होगा ना। समझ पा रहे हो। इसका मतलब ये अगर कोई ऐसा ऑप्शन हो कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो वो मेरा ऑप्शन 1 हो सकता है, ठीक है, वो मेरा ऑप्शन 1 हो सकता है। तो यहां पे मैंने देखा, यहां पे है कि f इज 1 1, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है। तो ऐसा कोई ऑप्शन भी मेरे पास नहीं है कि यहां पे ये क्या बोला हो कि 1 1 फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब 3 तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी b का 3 पार्ट तो कोई था ही नहीं इसका मतलब। और दूसरा, अब मैं दोबारा से फिर से चेक करता हूं, फिर से मैं क्या चेक किया, x की वैल्यू मैंने यहां पे क्या रखी, अब 3 रखी। अब मैं थोड़ा सा ना आपको यहां पे बताता हूं, थोड़ा खुला बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू क्या रख रहा हूं, 3 रख रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, x की वैल्यू मैंने जैसे ही 3 रखी तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, y की वैल्यू मेरे पास आएगी
y की मेरे पास वैल्यू आएगी 25 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 25 माइनस 9 मतलब 16, 16 का रूट मतलब 4। अब यहाँ पे एक गलती मैं भी करते करते आ रहा हूँ शुरू से, हो सकता है आपने नोट की हो सकता है किसी ने ना नोट की हो। जब भी मैं स्क्वायर को शिफ्ट करता हूँ ना दूसरी साइड, तो मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, प्लस माइनस लगाता हूँ, क्योंकि दो वैल्यूज आती है मेरी उस केस में। तो यहाँ पे जब मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो -4 वैल्यू आ रही है। सिमिलरली जब मैं -3 पुट करता हूँ तब मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, तब भी मेरे पास क्या वैल्यू आ सकती है, 4 वैल्यू आ सकती है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। या फिर मैं अगर 3 ही पुट करूं तो वैल्यू मेरी 4 भी आ सकती है। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस है ना यहाँ पे, y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, जब मैं 3 रख रहा हूं तो यहां पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 16, यहां पे क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16, यहां पे क्या आएगा, प्लस माइनस 4। मतलब x3 रखने पे मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जा रही है, 2। तो जैसे ही मैं यहां पे चेक करता हूं, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, x मैं 3 रख रहा हूं तब भी मेरे पास वैल्यू कितनी, तब मेरे पास वैल्यू आ रही है -4। दोबारा यहां पे x3 है लेकिन इसकी इमेज 4 भी बन पा रही है। तो एक सिंगल एलिमेंट इमेज कितनी बन पा रही है, 2। अगर मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखूं, मतलब 3 की इमेज जो है वो -4 के साथ भी बन पा रही है, 3 की इमेज जो है वो 4 के साथ भी बन पा रही है। लेकिन फंक्शन में क्या होता है, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो यहां पे फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गए, सेम। इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं होगा। क्या, ये फंक्शन ही नहीं होगा। इसका मतलब मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे b जो है वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो b इज नॉट अ फंक्शन, मतलब f इज नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब b पार्ट मेरा 5 के साथ जाएगा। तो b पार्ट जब 5 के साथ गया तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहां से करेक्ट हो गया। सिमिलरली यहां पे भी अगर मैं प्लस माइनस लगाता तो यहां पे भी अगर मैं x4 रखता तो एक बार मेरी वैल्यू आती 3, एक बार मेरी वैल्यू आती -3। यहां से भी मैं मतलब पता कर सकता था कि ये क्या है, मेरे पास फंक्शन नहीं है। अब ये तो आ गया उन बच्चों के लिए जिनको ये नहीं पता कि ये है क्या चीज। अगर जिस बच्चे को ये पता है ये क्या चीज है, वो बच्चा इसको विद इन अ सेकंड बोल रहा हूं सॉल्व कर देगा। ये इक्वेशन होती है हमारी सर्कल की। ये किसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था सर्कल की इक्वेशन है, मतलब सर्कल ऐसा होगा। अब मैंने बोला था एक लाइन ड्रॉ करो वाई एक्सिस से, अगर वो किसी ग्राफ को मतलब जो भी इसका ग्राफ बन रहा है उसको दो जगहों पे काट रही है तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो सर्कल को ये वाई एक्सिस वाली लाइन जो है वो कहां पे काट रही है, दो जगहों पे काट रही है, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। इतना झंझट करने की जरूरत ही नहीं थी, ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब बी का जो है वो 5 पार्ट है। इतना मुझे समझ आ चुका है। जब बी का 5 पार्ट समझ आ चुका तब तो आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया ना। बट हमको तो क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। इतना आपको समझ आया कि नहीं आया। अब मैं बाकी ऑप्शन भी आपको एक एक करके समझाता हूं। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज पता चल गई है कि 3 ऑप्शन जो है ना वो लगभग किसी का भी नहीं आ रहा, ना ही यहाँ पे तो 3 ऑप्शन, लगभग क्या, यहाँ पे तो 3 ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब 3 वाला मुझे यहाँ पे किसी के साथ लेना देना है ही नहीं, तो इसको मैं छोड़ के चलता हूँ। मुझे ये ऑप्शन तो चेक ही नहीं करना है। ये मेरे पास यूटिलाइज हो चुका है। इसका मतलब अब जो भी होगा ये मेरे पास यूटिलाइज हो चुका है। इसका मतलब ACD मुझे 1, 2 और 4 के लिए चेक करने हैं। अब मैं बात करता हूं, मान लो पहले मैं सी की बात करता हूं, y इक्वल्स टू 2x प्लस सी। वाई क्या है, 2x प्लस 1, सॉरी। अब देखो जैसे मैंने सी ऑप्शन चूज किया ना, तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें x क्या है, लीनियर, मतलब x की पावर 1 है। तो आपको मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है इसका ये वाला ऑप्शन हो जिसमें x की पावर क्या है, यहां पे भी 1 है। लेकिन इस वाले ऑप्शन के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, f मल्टीप्लाई बाई f, जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया ना कि f इंटू एफ बोला होगा, या f इंटू एफ ऑफ एक्स बोला होगा, या f ऑफ एक्स बोला होगा। मैंने बताया ना आपको। तो मतलब f मल्टीप्लाई बाई f करना पड़ेगा। तो पहले मैं अगर ऐसा लिखूं, f इंटू एफ ऑफ एक्स, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले f ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, f एक बाहर वैसा ही रहेगा, और f ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1। अब दोबारा मेरे पास क्या है, बाहर फंक्शन दोबारा इस पे यूटिलाइज होगा। तो इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां मुझे f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 मुझे दोबारा यहां पे पुट करना पड़ेगा। जो प्लस 1 इसका था एक्स्ट्रा वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x प्लस 2 प्लस 1, मतलब 4x प्लस 3। क्या वही वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो कौन सा बचा मेरे पास, किसका देख रहा था मैं, सी। इसका मतलब सी का जो है वो 1 पार्ट होगा। समझ आया आपको। ये f इंटू एफ है, मैं आपको स्टार्ट में ये चीज बता चुका हूं आज ही लेक्चर में। समझ आया आपको ये चीज। तो इसका मतलब ए पार्ट का भी मेरा हो चुका, बी पार्ट का भी, सॉरी ए का नहीं हुआ, बी का भी हो गया, सी का भी हो गया। अब मैं डी की तरफ चलता हूं। डी पार्ट तो मैंने आपको कल जब फंक्शंस पढ़ाए थे ना, उसी में मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया था। डी है मतलब वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। वाई किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर। अब मुझे खुद बताओ, वाई अगर एक्स स्क्वायर के बराबर है तो मुझे अगर देखना है कि इसकी डोमेन और रेंज जो है वो देखनी है। मान लो
तो x तो कुछ भी हो सकता है ना, x की तो वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं, मैं चाहे माइनस पुट करूं चाहे पॉजिटिव पुट करूं, x के बाद मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। इसका मतलब अगर डोमेन की बात करूं तो वो पूरा का पूरा रियल नंबर्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो x की अगर मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूं तो वो बन के क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू नेगेटिव पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। लेकिन y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इतना समझ आया। और x की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है? x की वैल्यू कुछ भी मैक्सिमम पुट कर सकता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। सिमिलरली जितनी जितनी वैल्यू पुट करता जाऊंगा उतनी उतनी वैल्यू की y की वैल्यू आती जाएगी। इसका मतलब ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। लेकिन ये होना कुछ इस तरीके से चाहिए था, क्योंकि 0 इसमें इंक्लूडेड है, होना ये इस तरीके से चाहिए था कि सारे के सारे रियल नंबर्स तो नहीं है, मतलब सारे रियल नंबर्स नहीं है, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं आ रहा ना इसमें। लेकिन क्या है हमारे पास? 0 से लेके इन्फिनिटी तक होना कुछ इस तरीके से चाहिए था, बट इसने इस तरीके से दिया है। तो अब इसने बोला भी तो ऐसा है, एफ इज इंक्रीजिंग ऑन। जब इसने इस तरीके की स्टेटमेंट दी है ना, इंक्रीजिंग ऑन इस पे, इसका मतलब ये ऐसा बोलता जा रहा है कि फंक्शन जो है वो इस तरह से इंक्रीज होता जा रहा है। उसने स्पेसिफिकली अगर रेंज लिखा होता ना तो उसने इस तरीके से लिखना था, बट अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ये मैथमेटिकली गलत है, बट अगर स्टेटमेंट वाइज देखा जाए तो इसको मैं मान सकता हूं कि सही है, क्योंकि इसने बोला है एफ इज इंक्रीजिंग ऑन, इसका मतलब इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर रेंज बोली होती तो ये 0 मेरा इंक्लूड आता, याद रखना। तो पूरा का पूरा रियल नंबर्स नहीं है, लेकिन 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। इतना समझ आ चुका? तो इसका मतलब मेरे पास डी पार्ट भी हो चुका। डी का क्या है? 2। ये भी मेरे पास कवर हो चुका। अब मेरे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ ए पार्ट, उसको देखते हैं। देखा आपने कैसे डोमेन और रेंज से जो है वो सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब ए पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब यहां पे दी है रेंज, तो मतलब मुझे रेंज के लिए चेक करना पड़ेगा। आपको पता है कि रेंज जो है वो मैंने क्या बोला था आपको, रेंज किस तरीके से निकाली जाती है? मुझे निकालना है एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो यहां पे मुझे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो मैं लिखूंगा एक्स, क्या लिख रहा हूं मैं? अब मैंने क्या बोला था? रेंज के लिए हमेशा मेरे को x निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y। तो मैं x की वैल्यू यहां पे क्या लिखूंगा? x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई, यहां पे स्क्वायर था तो इसको मैं लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस वाई, और यहां पे क्या लगता है? आगे प्लस माइनस 2 लगता है। इतना समझ आपको है? अब जो इस फंक्शन की, अब मैं इसको मिटा के डायरेक्टली यहां पे ऐसा लिखता हूं x इक्वल्स टू दिस। ये थोड़ा टेढ़ा तो नहीं दिख रहा आपको? एक सेकेंड रुको जरा। अब सही है। तो अब मैंने क्या बोला आपको कि जो इस फंक्शन की, क्योंकि ये उल्टा फंक्शन है, मुझे फंक्शन किसके बराबर दिया होता है? मुझे इन टर्म्स ऑफ, कहां गया था? मुझे इन टर्म्स ऑफ वाई दिया होता है। लेकिन जब मैं उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल देता हूं, वो क्या बन जाता है मेरे पास? उल्टा फंक्शन। जो उल्टे फंक्शन की डोमेन होती है वही सीधे फंक्शन की क्या होती है? रेंज होती है, सीधे की। इसका मतलब मुझे इसकी क्या निकालनी है? डोमेन। तो मुझे खुद बताओ, क्या आपको यह दिख पा रहा है कि रूट के अंदर है? जब रूट के अंदर है, इसका मतलब y कभी भी मेरा 2 से बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहले मुझे यह बताओ। मैक्सिमम वैल्यू y की कितनी हो सकती है? 2, क्योंकि अगर मैं 2 माइनस 2 करूंगा तो रूट के अंदर 0 आएगा, जो कि चल सकता है। लेकिन अगर मैंने 2 से बड़ी वैल्यू ले ली y की, मतलब -3, मतलब 3 ले लिया, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा, जो कि -1 हो जाएगा, जो कि ये हमारा, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर है तो ये तो y रियल नंबर्स में नहीं आ पाएगा, ये तो कम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं रियल नंबर्स, और कौन सा नंबर होता है दूसरा, भूल गया मैं, इमेजिनरी नंबर। तो ये तो इमेजिनरी बन जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू मेरी कभी भी 2 से ऊपर नहीं जा पाएगी, लेकिन 2 को इंक्लूड करेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू y की क्या आएगी? 2 आएगी। तो यहां पे इस तरीके से आएगा। और जब मैं मिनिमम जाऊंगा, मिनिमम मतलब मिनिमम कुछ भी रख सकता हूं, 2 से नीचे अगर मैं 1 जाऊं तो भी चलेगा, 0 जाऊं तो भी चलेगा, -1 रखूं तो भी चलेगा, क्योंकि -1 रखने पे ना ये वैल्यूज क्या होती जाएंगी? बाहर भी माइनस है, y की वैल्यू जब मैं माइनस में रखता जाऊंगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव होता जाएगा, तो मेरी आंसर आती जाएगी। इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक जाएगी। होना ऐसे चाहिए था। जेकेएसएसबी ने फिर ये क्या किया है? उल्टा दिया हुआ। होना कैसे चाहिए था? ऐसे होना चाहिए था, लेकिन जेकेएसएसबी ने क्या किया होगा? हो सकता है जेकेएसएसबी ने इसको सॉल्व किया हो इस तरीके से कि y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर करके। मुझे नहीं पता जेकेएसएसबी ने क्या किया है, बट ये होना कैसे चाहिए था, क्योंकि रेंज हमने जितने भी क्वेश्चन में रेंज निकाली आपने देखा कि हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन को x को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो उस हिसाब से हमारा आंसर आता है। जो इसकी डोमेन आती है वो इसकी रेंज आती है। बट स्टिल क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन आ चुके थे, तो उस केस में फिर बचा ए का चौथा ही ऑप्शन बचा, तो इसीलिए ये आप कर सकते थे। या फिर अगर ए निकालते आप, आपका ऐसा आ रहा है और कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है नहीं है, ना ही आपको नन ऑफ द अबव कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसका मतलब फिर आपको यही मार्क करके आना है। अगर गलत होता है तो बाद में जेकेएसएसबी क्या करती है? डिस्कार्ड कर देती है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। तो आपने यहां पे ये देखा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके डोमेन, सारे के सारे क्वेश्चन आपके रेंज, या फिर 1 1 on 2, इनसे आपके सारे क्वेश्चन निकलने वाले हैं। 1 1 on 2 आपको पता है ना? अब बता दूं क्या फिर से क्वेश्चन एक आधा? चलो पहले जरा मुझे एक क्वेश्चन और बता दो। मैं चाहता हूं जितने क्वेश्चन इसमें हो पाए, मतलब हो सकते हैं हो जाएं सारे के सारे, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना रहे। f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 है,
और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो बताओ ज़रा मुझे इसकी डोमेन क्या होगी। तो डोमेन के लिए ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 तभी होगा जब x क्या होगा 1। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सारी की सारे रियल नंबर्स, लेकिन उसमें 1 नहीं होना चाहिए, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब आपको फंसाता हूँ एक क्वेश्चन में, रुको ज़रा अभी फंसाता हूँ। क्या है मेरे पास a दिया है, a कोई सेट है, a में है मेरे पास मान लो 1 2 3 करके एलिमेंट है, और मेरे पास एक b सेट दिया है जिसमें मेरे पास दिया है a और b, ये 2 एलिमेंट है, ठीक है। और मुझे फंक्शन डिफाइन किया गया है, फंक्शन b टू a डिफाइन किया गया है, और मुझे बोला गया है फाइंड करो, फाइंड द नंबर, या फिर ऐसा ही मैं बोलूँगा फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस, ऐसा मुझे बोला गया है। b टू a मुझे नंबर ऑफ फंक्शन निकालने हैं। अब आपने तो रटा होगा क्या, 2 की पावर, सॉरी मतलब हो सकता है आपने क्या रटा हो कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2। आपने अगर कहीं पे ऐसा रटा होगा कि नंबर ऑफ फंक्शन जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ b की पावर नंबर ऑफ a, अगर ऐसा रटा होगा तो यहाँ आपका वो गलत हो जाएगा। आपने रटा होगा 2 की पावर 3 मतलब हो गया 8, और यहाँ पे हो गया गलत। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है। इसीलिए जब मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। उस समय मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। देखो जब मैंने पढ़ाया था ना ये, तो उस समय मैंने आपको बोला था क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। और यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि आप गलती क्या करोगे, आप ये चेक नहीं करोगे कि फंक्शन b से a जा रहा है या फंक्शन a से b जा रहा है। तो यहाँ पे ये गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमको देखना है फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, उस हिसाब से को डोमेन में कितने एलिमेंट है और डोमेन में कितने एलिमेंट है। तो अब इस हिसाब से मुझे बताओ, अगर फंक्शन b टू a जा रहा है तो कोडोमेन क्या हुआ a, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने हैं 3 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, तो डोमेन क्या हुआ यहाँ पे b, डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं 2। तो कितना आंसर आया 9 आया कि 8 आया। यहाँ पे गलती बहुत ज़्यादा होगी। फिर से बोल रहा हूँ, कहीं आप अगर ऐसी चीज़ें देखते हो कि दूसरे की पावर डिवाइडेड बाय पहले की पावर, ऐसा भी सही है, लेकिन ये एक बार चेक कर लेना, क्योंकि आप दूसरा नहीं देखते, आप हमेशा ये पढ़ते हो कि n ऑफ b की पावर n ऑफ a। तो वहाँ पे जब ये गलती हो जाती है ना फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, उस समय भी आप यही देखोगे कि b में कितने और a में कितने, और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मुझे पता है ये छोटी छोटी गलतियां करोगे, आपको करने नहीं दूंगा। अब देखो जरा एक फंक्शन, और एक फंक्शन है मेरे पास, क्या f ऑफ x इक्वल्स टू 3 माइनस मॉड ऑफ x। बताओ इसकी रेंज क्या है, ठीक है, फाइंड इट्स रेंज, इसकी रेंज निकालो। अब रेंज निकालनी है। अब आपको पता है, देखो एक तो चीज़ होगी कि y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स है। अब x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास मॉड ऑफ x है। अब यहाँ पे मैं इसको नहीं लिख सकता उस तरीके में। अब मैं क्या करूँगा, इस तरीके को यहाँ पे क्या करूँगा, अब आपको पता है कि मॉड ऑफ x की जो है रेंज, आपको पता है मॉड ऑफ x, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है मेरे पास, पॉजिटिव आती है। इसके अंदर मैं चाहे नेगेटिव रखूंगा, चाहे पॉजिटिव रखूंगा, चाहे जीरो रखूंगा, आपको पता है जीरो रखूंगा तो जीरो ही आएगा, लेकिन मैं नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी रखूंगा ये मुझे देगा क्या, पॉजिटिव वैल्यू। अगर मैं इस खुद की रेंज की बात करूं, इसकी तो कहां से कहां होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये जाएगी। इतना समझ आपको है, ठीक है। अब इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें 0 रख सकता हूं। तो जैसे ही मैं इसमें 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 3 आएगी उस केस में, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें क्या रखूंगा 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। अब ये 0 से जैसे ही मैं बढ़ाता जाऊंगा, 0 से जैसे ही बढ़ाता जाऊंगा, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा करता जाऊंगा, तो y की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब 3 माइनस, अगर मैं 1 रखूंगा तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। अगर मैं 2 रखूंगा तो 3 माइनस 2 कितना आ गया 1। अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 माइनस 3 कितना आ गया 0। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे y की वैल्यू क्या है, ये x है, वैसे वैसे y की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू y की 3 है, और उसके बाद y क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू उसकी माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 3 तक जा सकती है, लेकिन 3 इंक्लूडेड होगा। क्यों, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो 3 इज इंक्लूडेड। तो इसकी क्या आ जाएगी रेंज आ जाएगी इसकी माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक। आशा करता हूँ समझ आया होगा। चलो ज़रा एक 1 1 ऑन 2 का भी करा देता हूँ। वैसे तो मैंने पिछले लेक्चर में सब करा दिया, बट फिर करा देता हूँ ताकि आप भूल ना गए हो कहीं पे। एक फंक्शन है मेरे पास r से r, आसान वाला लूँगा, मुश्किल में सारे करा चुका हूँ आपको। इज़ गिवन बाय, ठीक है, फंक्शन क्या है मेरे पास, f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। सर आपने तो बोला था आसान है, मॉड लगा दिया आपने, तो कोई बात नहीं। मुझे ये बताना है कि क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन 2 है कि नहीं है। तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि 1 1 के लिए क्या होना चाहिए। जैसे मैं मान लेता हूँ ये है मेरे पास एक सेट, मेरे पास a ये है और मेरे पास b सेट ये है, मैं मान लेता हूँ ऐसा। ये दोनों सेट किसके हैं, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, मतलब ये डिफाइन कहाँ से हो रहा है, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर्स है, तो इसीलिए ये सेट मेरे पास बने हैं।
अब मेरे पास 1 1 कब होगा, जब इसकी इमेज यहाँ पे ऐसे बन रही होगी, इसकी कहीं इमेज ऐसे बन रही होगी, मतलब ऐसा ना हो कि दो एलिमेंट्स की इमेज एक बन रही है। अगर ऐसा कहीं पे हुआ तो मेरा मतलब वो 1 1 नहीं होगा। तो अगर मैं चेक करूं, अगर मैं x में क्या पुट करूं 1, क्योंकि ये 1 इसमें आता है ना, अगर मैं 1 पुट करूंगा इसमें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। अगर मैं x में कितना पुट करूं, 1 पुट करूं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये मानते हो? हाँ सर मानते हैं। इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं x की वैल्यू माइनस पुट करूं तब भी y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब यहां -1 पुट करने पे भी क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो दो एलिमेंट्स की इमेज क्या बन रही है, सेम। तो क्या ये 1 1 फंक्शन होगा, नहीं होगा। सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब हम चेक करें अगर ऑन टू के लिए, वैसे तो मैंने आपको बोला था 1 1 फंक्शन और भी तरीके हैं चेक करने के, मैंने आपको बता रखे हैं। अब ऑन टू फंक्शन के लिए मुझे चेक करना है। अब मुझे ऑन टू फंक्शन चेक करना है। तो अब ऐसा देखो, अब देखो मैं इसमें से, मतलब ये जो दूसरा सेट है y वाला, इसमें से कुछ उठा लेता हूं। मान लो मैंने -2 उठा लिया, क्योंकि रियल नंबर्स का सेट है ना, तो -2 मैंने उठा लिया। अब मुझे बताओ y -2 है, y क्या है, y मतलब f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, -2। क्या ये पॉसिबल है क्या मॉड ऑफ x की, y मतलब f ऑफ x मतलब -2। अगर इसकी वैल्यू मैंने -2 बोल दी, इसका मतलब इसकी प्री इमेज कहां बन रही है, -2 पे। तो ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या इसकी कभी प्री इमेज यहां पे बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि ये x में, ये पहले वाले सेट में आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये माइनस हो ही नहीं सकता यहां पे, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी माइनस हो ही नहीं सकती, मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मॉड ऑफ x कैनॉट बी इक्वल्स टू -2, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉड ऑफ x जो है उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि -2 की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, -2 की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। किसमें? R में। अगर प्री इमेज नहीं है तो ऑन टू भी नहीं होगा। समझ आया आपको? समझ आ गया? तो आशा करता हूं आपको लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। वीडियो को हाइप आपको जरूर करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, अगर 1000 बच्चा भी देख रहा है तो मैं देखता हूं कि 20 से 25 लाइक्स भी नहीं होते हैं वीडियोस पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। आप जो जैसे चैरिटी करते हो ना, आप चैरिटी करते हो, कोई किसी ग्रुप में आप देखते हो कि इनकी हेल्प कर दो, उनकी हेल्प कर दो, ये भी उन्हीं की हेल्प ही है। वहां पे पैसों की हेल्प होती है, यहाँ पे किसकी हेल्प है, यहाँ पे उन बच्चों की हेल्प है जो नहीं पहुंच पा रहे, जिनको ये मटेरियल नहीं मिल पा रहा फ्री ऑफ कॉस्ट। उनसे भी मैं पैसे नहीं लूंगा, ना ही मैं आपसे ले रहा हूं। तो लेकिन उनके पास ये पहुंच जाएगा, बस इतनी मतलब ये उनके लिए सहूलियत हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। आज आपका रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर क्या स्टार्ट करना है, आपके डिमांड के हिसाब से जैसे होगी उस तरीके से मैं इसकी स्पीड रखूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।